जी, तो सबसे पहले आपने इस महत्वपूर्ण परियोजना में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है देश का और जो स्वयं मूक्स हैं, वो उनकी महत्ता भी हम सबसे छिपी हुई नहीं है, बल्कि मैं अपने विभिन्न कार्यक्रमों में, अपने व्याख्यानों में, प्रदर्शनों आदि में स्वयं का विस्तार से ज़िक्र करता रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि आज मुझे आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले आपके आमंत्रण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर श्री सी जयशंकर बाबूजी, जो मेरे बड़े प्रिय मित्र भी हैं, उमेश जी और अन्य अनेक मित्र मैं यहाँ देख सकता हूँ, जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। और विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापकगण, अन्य स्थानों से जुड़े हुए विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ और टेक्नोलॉजी तथा हिंदी की जो आपस में जुगलबंदी है, उसके प्रति जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासुगण। मित्रों, आप सबका सबसे पहले इस कार्यक्रम में अभिनंदन है और अभिवादन है। मैं मेरी स्क्रीन को साझा करते हुए अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा, तो उसके लिए मैं 10 सेकंड का समय और चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन को देख पाएंगे और देख पा रहे होंगे शायद। कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आएगी। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो स्पष्ट है कि भाषा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उसके साथ ही साथ मशीन अनुवाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये विषय हो सकता है कि कुछ मित्रों को थोड़ा सा तकनीकी महसूस हो जब हम आगे बढ़ेंगे तो, किंतु तकनीकी महसूस होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो परियोजना है ये तकनीकी विषय पर आधारित है। ये भाषाई प्रौद्योगिकी की परियोजना है, तो इसमें थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी की बात होना स्वाभाविक है। बल्कि मुझे लगता है कि कई बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा तकनीकों आदि की जो बात करते हैं, उसका साधारणीकरण हो जाता है, क्योंकि हमारा जो श्रोता वर्ग है या दर्शक वर्ग है, वो एक अलग पृष्ठभूमि से आया होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी चूंकि इसके मर्म में है, इसलिए उसकी चर्चा करना, उसके बारे में थोड़ा सा सरल ढंग से चीजों को देखना, दिखाना, उनको अभिव्यक्त करना, चर्चा करना, वो आवश्यक है। तो यही हमारा आज का विषय है, भाषा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अनुवाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मित्रों। विश्व के लोग कितनी भाषाएं बोलते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। और प्रश्न का उत्तर है कि लगभग 250-300 भाषाएं तो हम में से अधिकांश लोग जानते ही हैं कितनी बोलते हैं। लेकिन वास्तव में यूनेस्को के अनुसार दुनिया में लगभग 7,200 भाषाएं हैं। और इतनी सारी भाषाओं के बीच यदि सोचिए, अलग अलग तरह से बोलने वाले लोग, अलग अलग तरह से बोलियां बोलने वाले लोग, उनकी अलग अलग भाषिक परंपराएं, उनके अलग अलग तरह की संस्कृतियां, उनके यहाँ की स्थानीय परंपराएं, परिपाटियां, उन सबसे भाषाएं विकसित होती हैं। तो इन भाषाओं को एक स्थान का व्यक्ति दूसरे स्थान की भाषा को नहीं समझ पाता और दूसरे स्थान का व्यक्ति तीसरे स्थान की भाषा को नहीं समझ पाता। यदि इन सब भाषाओं के बीच एक सहज संवाद सुनिश्चित करना होगा तो क्या करना होगा? तो यदि ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो इसके दो उत्तर संभवतः हमारे ख्याल में आएंगे, हमारे मस्तिष्क में आएंगे। पहला सवाल तो ये है कि ये सारे लोग एक ही भाषा सीख लें, जैसे कि अंग्रेजी या हिंदी, तो इनके बीच में संवाद जो है वो आसान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरा एक विकल्प और है मित्रों, जो आज के समय में संभव हो गया है, और वो दूसरा विकल्प ये है कि टेक्नोलॉजी या तकनीक इतनी सक्षम हो जाए कि भाषाई दूरियों को समाप्त कर दे। तो इनमें से पहला विकल्प तो संभव नहीं है। 7,200 भाषाएं बोलने वाले लोग किसी एक भाषा को कभी नहीं सीख सकेंगे। वो अपनी अपनी भाषाओं को ही सीखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो दूसरा विकल्प है वो संभव है,
और आज हम उसी स्थान पर आ पहुंचे हैं। आज हम उस स्थान पर आ गए हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम हो गई है कि एक स्थानीय जो व्यक्ति है उसकी ही तरह से प्रवाहमान, उतना ही सोचिए कि सांस्कृतिक सेंसिटिविटी के साथ में और सोचने की गति से वो अनुवाद करने की स्थिति में आ गई है। तो आज हम इस स्थान पर पहुंच गए। मैं आपको एक पुरानी कहानी की तरफ ले चलता हूं, एक दृष्टांत की तरफ ले चलता हूं। आज के लगभग 17 साल पहले, सन 2008 में हमारे हिंदी और पत्रकारिता के एक बड़े विद्वान ने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि 25 साल बाद भारतीय भाषाएं सिर्फ नाम के लिए रह जाएंगी, बल्कि लगभग समाप्त हो जाएंगी। और इसके पीछे उनका तर्क ये था कि हमारे जो बच्चे हैं, अगली पीढ़ी है, वो हिंदी भाषा नहीं सीख रही है, वो अन्य भारतीय भाषाएं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो या पंजाबी हो या बंगला हो, उनसे दूर जा रही है। दूसरी पीढ़ी दूर जा रही है। और उनका ये कथन था कि इस दूसरी पीढ़ी के बाद जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो वो बिल्कुल हमारी भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहेगी। इसलिए 25 साल की अवधि में भारतीय भाषाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी और बच भी गई तो नाम के लिए रह जाएंगी, ये उनका कहना था। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था। ये बात है 2008 में, 2007 में, जब न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उस दौरान की। तो मैं उनसे सहमत नहीं था और मेरा ये मानना था कि आप यहाँ पर शायद थोड़ा भारतीय भाषाओं की जो एक सस्टेनेबिलिटी की क्षमता है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको कम करके आंक रहे हैं। क्योंकि जो हजारों सालों से हमारी भाषाएं समाप्त नहीं हुई, वो 25 साल में भी समाप्त नहीं होंगी। और यहाँ पर एक पक्ष को अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं और वो पक्ष है टेक्नोलॉजी। तो मेरा ये कहना था कि अगले 25 वर्षों में टेक्नोलॉजी ऐसी स्थिति ले आएगी कि कोई दूसरी भाषा सीखने की मजबूरी ही नहीं रहेगी, इसलिए हमारी सभी भाषाएं सुरक्षित रहेंगी। अब यहाँ पर मैं जिस चीज की तरफ जिक्र कर रहा था वो थी कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उस समय नई नई आई थी और उसके बारे में हम लोगों को शायद इतना विश्वास नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बड़ी चीज बनने वाली है। लेकिन वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे चलते हुए आज बहुत बड़ी चीज बन गई है। तो मित्रों, आज हम आ गए हैं उस जगह पर जहां प्रौद्योगिकी और भाषा दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी गहराई के साथ काम करने लगी है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को भाषा और प्रौद्योगिकी दो अलग अलग क्षेत्र या दो अलग अलग डिसिप्लिन दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उनके बीच में प्रगाढ़ संबंध है और उनका रिश्ता जितना रहस्यमय है उतना ही जटिल है और जितना खूबसूरत है उतना ही आश्चर्यजनक भी है। 20वीं शताब्दी में मैं आपको ले चलता हूं, जब एक ऑस्ट्रियाई दार्शनिक थे जिनका नाम था लुडविग विटजेनस्टीन। उन्होंने गणित के दर्शन के साथ साथ भाषा के दर्शन पर भी गहरा काम किया है। उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण हमको दिया और वो उदाहरण ये था मित्रों कि मेरी भाषा की सीमाएं मेरे विश्व की सीमाएं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दुनिया के सभी विषय, भले ही वो साहित्य हो या गणित हो या विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी हो, सभी वास्तव में हमारी भाषाई क्षमताओं और भाषा की समझबूझ पर निर्भर करते हैं। हमारे विचारों और अनुभवों को प्रकट करने वाली भाषाई संरचनाएं जितनी सीमित होंगी, उतनी ही सीमित किसी भी विषय में हमारी समझ और अभिव्यक्ति होगी। यानी भाषा दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देती है। अनेक विद्वान इस टिप्पणी की व्याख्या इस रूप में भी करते हैं कि गणित और विज्ञान सहित दुनिया का हर विषय वास्तव में भाषा का उपविषय है। अब इस संदर्भ में 16वीं 17वीं जो शताब्दी थी, उसके एक इतालवी वैज्ञानिक हैं जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम आपने सुना है, और वो हैं गैलीलियो गैलीली। उनकी एक टिप्पणी भी बड़ी काबिले गौर है। उन्होंने क्या कहा कि गणित जो है वो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रोट द यूनिवर्स। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना गणित नाम की भाषा से की है। यानी उन्होंने गणित को भाषा के रूप में देखा है। क्यों देखा है मित्रों? क्योंकि न सिर्फ भौतिक विज्ञान में गणित के नियम चलते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि अन्य क्षेत्रों में भी,
उदाहरण के तौर पर जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, वाणिज्य में, नक्षत्र विज्ञान में, न जाने कितने क्षेत्रों में गणित जो है उसके नियम चलते हैं। और जो हमारा ब्रह्मांड ये जो पैदा हुआ है ये कितने गणितीय नियमों का पालन करता है ये आप जानते हैं, अनंत से लेकर के और एक सूक्ष्म तक परमाणु के भीतर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक गणित के नियम चलते हैं। तो गैलीलियो ने ये बात 16वीं शताब्दी में कही थी कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रोट द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स जो है एक रचना है जिसके लिए जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो गणित है। तो आप देखिए प्रौद्योगिकी और भाषा का संबंध उतना पराया नहीं है जितना लोगों को लगता है। अब एक और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट की ओर चलते हैं जो ब्रिटेन में सन 1975 में आई थी। इसको बोलते हैं एलन बुलक रिपोर्ट। एलन बुलक जो है एक एकेडमिशियन थे, शिक्षाविद थे, जिनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार की ओर से। और उस कमेटी का काम ये था कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और स्थानीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेजेस कितनी अहमियत रखती है, उस पर वो एक रिपोर्ट बनाकर दे। और ये रिपोर्ट जो है सिर्फ भाषा के संदर्भ में नहीं होनी थी बल्कि संपूर्ण शिक्षा के संदर्भ में होनी थी। तो एलन बुलक की रिपोर्ट आई 1975 में और इस रिपोर्ट में उन्होंने एक बात कही जो पुनः बहुत ही खूबसूरत भी है और जो बड़ी फार रीचिंग है, बड़ी दूरदृष्टि वाली बात है। और वो बात क्या थी जो पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रही है। ये बात उस रिपोर्ट में कही गई कि सभी शिक्षक भाषा शिक्षक हैं, यानी जो शिक्षक भले ही कोई भी भाषा या कोई भी विषय पढ़ाते हों लेकिन वास्तव में सभी शिक्षक जो हैं वो भाषा शिक्षक हैं। क्योंकि यदि भाषा नहीं होगी तो कोई भी विषय पढ़ाना संभव नहीं होगा। यानी हर विषय की जो विषय वस्तु है वास्तव में भाषा की विषय वस्तु है, भाषा का कंटेंट है। चाहे आप गणित पढ़ा रहे हो, चाहे आप भौतिकी पढ़ा रहे हो, चाहे प्रौद्योगिकी पढ़ा रहे हो, तो इतनी सारी चीजें भाषा और प्रौद्योगिकी को जोड़ती हैं और कितने अद्भुत ये संरचनाएं हैं या परिकल्पनाएं हैं। मित्रों, टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो एक बड़ा गहरा संबंध दोनों के बीच में है, भाषा और प्रौद्योगिकी के बीच में। जब हम भाषा की तरफ से देखते हैं प्रौद्योगिकी को तो हमें लगता है कि हाँ, हम लोग अब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के भाषाई कामकाज के लिए भी करने लगे हैं, अनुवाद के लिए करने लगे हैं, अभिव्यक्ति के लिए करने लगे हैं, चीजों को लिखने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए करने लगे हैं। तो हाँ, भाषा की दृष्टि से प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है और दोनों के बीच में संबंध है, ये बात हम स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी की दुनिया भी ये मानती है कि भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों मानती है? क्योंकि अगर प्रौद्योगिकी में आप जाते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको लैंग्वेज दिखाई देगी, जैसे बाइनरी लैंग्वेज। आप जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी भाषा को नहीं जानता, वो जिस भाषा को जानता है वो भाषा है गणित। और उस गणित में सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग होता है, एक 0 और 1। इन दोनों अंकों की जो भाषा है जिसके जरिए कंप्यूटर को संकेत भेजे जाते हैं, वो सारी संरचनाएं, सारा काम करता है, सारी प्रोसेसिंग करता है, जो कुछ दिखाता है हमें स्क्रीन पर, वो सब इन्हीं 0 और 1 2 अंकों से बनते हैं। और इस 0 और 1 की जो 2 अंकों की भाषा है उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो आधार है कंप्यूटिंग की दुनिया का। लैंग्वेज, ये मत भूलिएगा, भाषा। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का जिक्र होता है जिसके जरिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके जरिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कोडिंग की जाती है। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसके जरिए एप्लीकेशन मोबाइल फोन के बनते हैं या फिर वेब के एप्लीकेशंस बनते हैं, वो भी लैंग्वेज है। उसके बाद डिजाइन लैंग्वेज, जो ओवरऑल डिजाइन बनाए जाते हैं, उनकी जो पूरी परिकल्पना है, जो थीम है, उसको डिजाइन लैंग्वेज कहा जाता है प्रौद्योगिकी की दुनिया में। तो पुनः लैंग्वेज आती है वहां। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML वो भाषा है जिसके जरिए दुनिया में इंटरनेट का आदान प्रदान होता है, वेब पेज देखे जाते हैं, वेब पर जो कुछ संदेश हम भेजते हैं, संकेत हम भेजते हैं, वो HTML के जरिए दुनिया में यहाँ से वहां यात्रा करते हैं। तो यहाँ भी लैंग्वेज है। और उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आजकल चल रही है, जिसमें हम लोग बोलकर चैट जीपीटी से या कंप्यूटर से या हम गूगल के असिस्टेंट से बात करने लगे हैं बोलकर,
और वो भी हमें बोलकर जवाब देने लगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहां भी लैंग्वेज है। और अंत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिन्होंने आजकल धूम मचाई हुई है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है? ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल जो कि बहुत बड़े हैं, जिनमें भाषाओं की इतनी सामग्री इकट्ठी कर ली गई है, जो पूरी दुनिया से जुटाई गई है, पूरे इंटरनेट से जुटाई गई है, और जिसमें पूरी दुनिया का समग्र ज्ञान समाहित कर लिया गया है। क्योंकि इनका प्रयोग करते हुए ही चैट जीपीटी आपको जवाब देता है, इनका प्रयोग करते ही गूगल का जेमिनी आपको जवाब देता है, और इनका प्रयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट आपको जवाब देता है। यानी जो नए आधुनिकतम अनुप्रयोग हैं, वो सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का प्रयोग करते हुए जवाब देते हैं। पुनः यहां पर लैंग्वेज बीच में है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो अब समझिए कि सिर्फ बात एक तरफा नहीं है कि भाषा के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, प्रौद्योगिकी के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी। अब मित्रों, हम आते हैं कृत्रिम बुद्धि पर, क्योंकि ये सारी चीजें कृत्रिम बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कृत्रिम बुद्धि है क्या? तो कृत्रिम बुद्धि का मतलब है, ऐसा समझिए कि आप यदि कंप्यूटर से वही काम करवा सकें, वही बौद्धिक काम करवा सकें जो इंसान करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या कृत्रिम बुद्धि हुई। कंप्यूटर इंसानों जैसी बुद्धि का इस्तेमाल अगर कर सके तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई। यानी वो सोच सके, वो तर्क कर सके, वो सवाल पूछ सके, वो जवाब दे सके, वो विश्लेषण कर सके, इस तरह के जो काम है, सारांश बना सके, सार संक्षेप बना सके। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर इंसान की तरह कैसे सोच सकता है, उसमें बुद्धि कैसे आ सकती है? तो हाँ, उसमें बुद्धि नहीं आ सकती, लेकिन वो बुद्धि का सिमुलेशन कर सकता है, यानी बुद्धि को दिखा सकता है। जैसे एक तरीके से आप जानते हैं कि जब आप एक वीडियो गेम खेलते हैं, तो हालांकि आप वास्तव में कोई कार नहीं चला रहे वीडियो गेम के भीतर, लेकिन आपको वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा कार चलाते हुए होता है, तो ये कहलाता है सिमुलेशन। तो कृत्रिम बुद्धि बुद्धि का सिमुलेशन कर सकती है। वो वास्तव में बुद्धि नहीं है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि बुद्धि का सिमुलेशन कर सकती है, वैसा अनुभव आपको प्रदान कर सकती है, दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जो मानवीय मस्तिष्क से अलग ढंग से काम करते हैं, लेकिन परिणाम उसी प्रकार के आते हैं। तो अब यहां पर एक और दिलचस्प बात आती है मित्रों, इतिहास की बात करते हुए। सन 1954 में एक घटना हुई, जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मॉडल हमारे सामने आया। और यह मॉडल क्या था कि इस मॉडल का नाम था जॉर्ज टाउन आईबीएम एक्सपेरिमेंट। और इसके तहत इसको जब वैज्ञानिकों ने बनाया अमेरिका में, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझिए कि पहला महत्वपूर्ण एक ढंग से काम करने वाला मॉडल था। इस मॉडल में रूसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करना संभव हो गया था 1954 में, लेकिन सिर्फ 60 वाक्यों को अनुवाद किया जा सकता था, 60 सेंटेंसेस। और इसका नाम था जॉर्ज टाउन आईबीएम एक्सपेरिमेंट। 1954 की ये बात है। तो जब ये मॉडल आया, तो जो विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या बात कही कि वो इतने खुश हो गए 60 वाक्यों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की सफलता से, इतने उत्साहित हो गए और इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ जो विशेषज्ञों ने कहा था कि 25 साल में भारतीय भाषाएं शायद समाप्त हो जाएं, उसी तरह से इन विशेषज्ञों ने भी एक बड़ी मजेदार बात कही, बड़ी अति आत्मविश्वास वाली बात कही। और उन्होंने ये कहा कि अगले 3 से 5 साल के भीतर, विद इन द लास्ट 3 to 5 years, अगले 3 से 5 साल के भीतर मशीन ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यानी हल हो जाएगी। यानी 1960 से पहले पहले दुनिया में भाषाओं के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। समझिए 3 से 5 साल, यानी 1957 से 60 के बीच किसी एक वर्ष में ये समाप्त हो जाएगी, ये उन्होंने सोचा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वो भोले आशावादी थे, या फिर उन्होंने मानवीय भाषाओं और अभिव्यक्ति की गहराई और जटिलता को कम करके आंका था। तो मैं आपको आज एक दिलचस्प यात्रा पर ले जा रहा हूं इस समय जो चर्चा कर रहा हूं। शायद ये आपके अन्य पुराने अनुभवों से या पुराने व्याख्यानों से अलग हैं, किंतु मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें रुचि आएगी।
तो ये दिलचस्प यात्रा क्या है मित्रों, कि कैसे हम ऐसा अनुवाद करते थे, जैसे एक वाक्य का अनुवाद हुआ करता था, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। और इसका अनुवाद उस जमाने में, या समझिए शुरू के अनुवादों में होता था कि शराब अच्छी है लेकिन मांस सड़ गया है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। इस तरह का अनुवाद होता था। लेकिन वास्तव में था क्या, वास्तव में इसका अर्थ क्या होना चाहिए था कि हमारी हमारी जो भावना है वो तो ठोस है, किंतु शक्ति, शरीर में शक्ति नहीं है, वो कमजोर है, ये अनुवाद होना चाहिए था। तो हम उस शराब अच्छी है से लेकर के आज वास्तव में यहां पहुंच चुके हैं जहां अनुवाद इस प्रकार का आने लगा है कि भावना अच्छी है किंतु उस तरह की शक्ति नहीं है। उस स्तर तक जब हम पहुंच गए तो पूरी की पूरी यात्रा हम लोगों ने, एक यात्रा पर हम लोग चले आए हैं पिछले समझिए 75 वर्षों के भीतर। तो ये यात्रा कैसे चली, इसका भी हम जिक्र करेंगे कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुवाद को साथ लेते हुए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक सवाल ये है कि हम इस यात्रा के अंत पर नहीं है, बल्कि इसके सबसे रोचक अध्याय की शुरुआत पर खड़े हैं। मगर इस यात्रा की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए, यहाँ पर ये प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का कथन था, और आप और हम अब जानते हैं कि ये बड़ी आत्मश्लाघापूर्ण बात थी, उस जमाने के लिहाज से सच नहीं थी। तो अब हम कहाँ आ गए? अब हम यहाँ, आपको फिर से मैं पुरानी यात्रा में ले चलता हूं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अनुवाद की यात्रा शुरू कहां से होती है। ये यहां से शुरू होती है मित्रों, जो आप यहां देखेंगे। देखिए ये क्या है, आपको यहां जो दिखाई दे रहा है, ये दूसरा विश्व युद्ध, उस जमाने की ये बात है। दूसरे विश्व युद्ध में क्या होता था कि जर्मनी के जो सेनाएं थी वो अपने संदेशों को, युद्धकालीन संदेशों को इतना ज्यादा एनकोड करती थी, इतनी प्रखरता के साथ में, इतनी समझिए कि सटीक ढंग से या इतने कठिन तरीके से उनको एनकोड कर देती थी, कूटबद्ध कर देती थी कि उसका कोई जवाब नहीं था, उसको पढ़ना संभव नहीं था। और शायद यही बात थी कि शुरुआती दौर में जर्मनी जो है लगातार अमेरिका और उसके मित्र देशों ब्रिटेन आदि पर हमला करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था, बिना किसी खास समझिए कि जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि समुद्र में खास तौर पर जर्मनी को बहुत बड़ी बढ़त हासिल थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए जो मित्र देश थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटेन में एक इकाई की स्थापना की जिसका नाम था कोड ब्रेकर्स, जो लंदन के पास में एक जगह है, वहां पर वो स्थापित की गई, ब्लेचली पार्क उसको बोलते हैं। और उसका जो प्रमुख था वो बनाया गया इन सज्जन को, जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। और एलन ट्यूरिंग ने क्या किया कि जर्मनी की एनिग्मा नाम की मशीन के जरिए जो कूटबद्ध संदेश आते थे उनको डिकोड करने के लिए बॉम्ब नाम की एक मशीन बनाई, जिसने उन जबरदस्त कूटबद्ध संदेशों को भी डिकोड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के संदेश पढ़े जाने लगे और उसके जहाजों पर अमेरिका और ब्रिटेन आदि ने हमले करने शुरू कर दिए और अपनी सप्लाईज को पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये समझिए कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में 1945 के आसपास, 44-45 में अगर अमेरिका की विजय हुई तो उसमें सिर्फ एटम बम की भूमिका नहीं थी, बल्कि उसमें इसकी भी भूमिका थी। उसमें ये जो भूमिका थी आपकी भाषा को एनकोड और डिकोड करने की क्षमता की भी भूमिका थी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था उस समय। तो अब हमारी कहानी कहाँ देखिए विश्व युद्ध से, दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ रही है, भाषा और अनुवाद की। क्यों जुड़ती है? क्योंकि उस जमाने में एलन ट्यूरिंग, जो कि इस इकाई के प्रमुख थे, असल में वो एक कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर की दुनिया के एक वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1950 में एक पेपर जारी किया जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इस पेपर में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ, अवधारणा का जिक्र हुआ। और उन्होंने एक सवाल पूछा कि कैन मशीन्स थिंक, क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सवाल आया जो आज भी हम लोगों के सामने, आज भी हमारे सामने मौजूद है मित्रों। अब उसी के साथ, उसी दौरान एक और बड़ी अच्छी घटना होती है। वॉरेन वीवर नाम के एक दूसरे कंप्यूटर विज्ञानी हैं जो अमेरिका में थे। और क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि इनको अनुवाद प्रौद्योगिकी का पितामह माना जाता है। इनको पायनियर ऑफ
मशीन ट्रांसलेशन माना जाता है। वॉरेन वीवर ने क्या कहा? वॉरेन वीवर ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि अरे जो दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा कि एक जर्मनी की जो सेना थी वो अपने संदेशों को एक बड़ी अजीब सी भाषा में बदल देती थी, लेकिन उसको भी हमने डिकोड कर लिया और उसको अंग्रेजी में तब्दील कर दिया। तो क्या यही नियम सामान्य भाषाई संदेशों पर लागू नहीं हो सकते क्या? सामान्य जर्मन पर नहीं लागू हो सकता क्या? अगर जर्मन से बहुत अलग तरह से बना दी गई, कूटबद्ध कर दी गई, जम्बल्ड कैरेक्टर्स वाली, एक अजीबोगरीब कैरेक्टर्स वाली एक एनकोडेड भाषा को भी जब हम डिकोड कर सकते हैं, तो क्या सामान्य जर्मन को हम जर्मन से अंग्रेजी में डिकोड नहीं कर सकते? या सामान्य रूसी भाषा को हम जर्मन या अंग्रेजी भाषा में डिकोड नहीं कर सकते? उसमें नहीं बदल सकते क्या? तो उन्होंने इस क्रिप्टोग्राफी की जो अवधारणा थी उसको एक अलग स्तर पर उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हाँ, कर सकते हैं। और एक बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही मित्रों कि भाई अब मैं तो इसको देखिए इस प्रकार से देखता हूं कि क्रिप्टोग्राफी नाम की जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली एलन ट्यूरिंग के नेतृत्व में, इसका प्रयोग हम भाषाई अनुवाद के लिए कर सकते हैं। कैसे? तो उन्होंने ये बात कही जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भाई वन नेचुरली वंडर्स इफ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन कुड कंसीवेबली बी ट्रीटेड एज ए प्रॉब्लम इन क्रिप्टोग्राफी। When I look at an article in Russian, I say, अब क्या कह रहे हैं वो कि मैं रूसी भाषा में अगर कोई टेक्स्ट देखता हूं तो मैं फिर वही द्वितीय विश्व युद्ध वाली घटना की तरफ चला जाता हूं और फिर मैं क्या सोचता हूं कि ये जो कुछ लिखा हुआ है रूसी भाषा में वास्तव में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऐसी भाषा में कूटबद्ध कर दिया गया जो मुझे समझ में नहीं आती। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको डिकोड करने की प्रक्रिया शुरू करनी है, यानी क्रिप्टोग्राफी से हमारी मशीन अनुवाद का जो इतिहास है वो वहां से आया है। ये युद्ध से आया है, ये डिफेंस से आया है, ये एक अलग क्षेत्र से आया है। तो उन्होंने बहुत सारी ये मजेदार बात कही। और बात कब की है? ये उसी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद में। उन्होंने 1949 में एक मेमोरेंडम जारी किया जिसका नाम था ट्रांसलेशन। और ये मेमोरेंडम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्थापनाएं वो लेकर के आते हैं। क्या स्थापनाएं हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि 3 बातें उन्होंने प्रधान रूप से कही। पहली थी क्रिप्टोग्राफी की एनोलॉजी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोग्राफी जैसा ही है ट्रांसलेशन। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने उस समय ये सुझाव दिया कि जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवाद को संदर्भ नहीं मिलेगा तो वो शुद्ध नहीं होगा, इसलिए आपको सिर्फ एक शब्द का शाब्दिक अनुवाद नहीं करना है बल्कि उसके आसपास के शब्दों को भी देखना है। जो आज हम में से अनेक लोग सोचते हैं ना, जब आपसे पूछा जाए कि अनुवाद कैसे होगा तो आप कहेंगे कि नहीं, शाब्दिक नहीं भाई, पूरा का पूरा एक 3-4 शब्दों को देखोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि सही मशीन अनुवाद कैसे हो सकता है। हम में से अनेक लोग सुझाव देते हैं। आज भी अनेक लोग कहते हैं कि देखिए ये चैट जीपीटी वगैरह जो कर रहे हैं इसमें आप ऐसा और डाल दीजिए तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कहते हैं ना हम लोग। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया से होते हुए यहाँ तक पहुंचा है। ये हम जो सामान्य सुझाव देते हैं बात वहां तक सीमित नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया से आया है। इसमें वो सारी चीजें समाहित हैं जो हम सोचते हैं। तो पहली बात क्रिप्टोग्राफी उन्होंने सोचा। दूसरा कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, कि आपको संदर्भ समझने के लिए आसपास के 1-2 शब्दों को समझेंगे तो अच्छा अनुवाद हो सकता है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही जिसका नाम था लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल। एक और स्थापना उन्होंने दी मित्रों, वो क्या थी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं नहीं जानता कि आपको ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है, थोड़ी तकनीकी बात है लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है, आशा है आपको रुचिकर लग रही हो। उन्होंने एक बात और कही जो अनुवाद की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है और भाषा के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात ये थी मित्रों कि अगर आप भाषाओं को टावर्स के रूप में देखें, एक टावर एनालॉजी उनकी बड़ी मशहूर है। उन्होंने कहा कि अगर भाषाओं को एक मीनार के रूप में यदि आप देखते हैं तो हर भाषा की अपनी अपनी एक मीनार है और इस मीनार में समझिए कि लोग रहते हैं और वो लोग उस मीनार के भीतर आपस में आराम से बात कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनकी भाषा समान है। जैसे एक मीनार हिंदी की हो गई, एक मीनार तमिल की है, एक मीनार बंगला की है, एक गुजराती की है और एक अंग्रेजी की है, एक स्पेनिश की है, एक चीनी की है। सबकी अपनी अपनी मीनारें हैं और वो लोग उन मीनारों के भीतर बड़े आराम से संवाद कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, भाषा का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। तो आराम से संवाद कर पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ भी पाते हैं। तो क्योंकि वो मीनार के भीतर हैं। लेकिन इन सब मीनारों के भीतर यदि आप जाएंगे
आप देखिए मीनारों के नीचे वाली जो बात है उसको उन्होंने कहा है कि देयर इज अ ग्रेट ओपन बेसमेंट जो सबके लिए समान है, जमीन सबकी समान है। तो यदि एक मीनार का व्यक्ति उतर करके नीचे जाता है बेसमेंट में, तो वो देखेगा कि हमारी सभी भाषाओं का जो फाउंडेशन है, जो नींव है या आधारशिला है, वो समान है। यानी कि लोगों के सोचने और अभिव्यक्त करने के तरीके समान हैं। शब्द भिन्न हो सकते हैं, लिपियां भिन्न हो सकती है, लेकिन लोग, हमारी सोच और अभिव्यक्ति वो समान है। यानी इंटरफेस अलग हो सकता है, माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग मूलतः प्रधानतः एक तरीके से सोचते हैं या बात करते हैं या संवाद करते हैं। फिर भी हम एक दूसरे को नहीं समझते क्योंकि हम तो अपनी अपनी मीनारों में हैं। यदि हम वहां से नीचे उतर कर आ जाते हैं इस बेसमेंट पर, तो हमारी भाषाओं के बीच संवाद संभव हो जाएगा। तो उन्होंने जो रूसी वाली बात कही थी कि मैं रूसी भाषा के टेक्स्ट को ये समझता हूं कि ये अंग्रेजी का ही टेक्स्ट है, और मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूं कि अंग्रेजी का है, लेकिन इसको मुझे डिकोड करना पड़ेगा। तो उनकी ये जो बात थी, वो बात आगे रिसर्च में परिणित हुई। उन्होंने रिसर्च को बढ़ावा दिया कि लोगों को आना चाहिए, शिक्षा संस्थानों को और तकनीकी संस्थानों को और अन्य शोध संस्थानों को आगे आना चाहिए और इस पर शोध करना चाहिए। तो ये बात आगे बढ़ी और तब 1954 में वो टेक्नोलॉजी बनी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, जब ये कहा था लोगों ने कि हमने एक रूसी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की एक ऐसी प्रणाली बना ली है जो 60 वाक्यों का अनुवाद कर देती है, इसलिए अब 3 साल के भीतर अनुवाद का मसला तो हल हो जाएगा। तो ये यहां पहुंचे, वो उनकी बात जो थी वो यहां पहुंचे। तो ये एक समझिए कि शुरुआती इतिहास है हमारी मशीन अनुवाद का। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम थोड़ा, मुझे उम्मीद है कि ये ज्यादा लंबा ना हो जाए। अब मित्रों, हमारा जो विकास क्रम है वो यहां से आता है। मशीन अनुवाद की जो प्रणालियां हैं, विभिन्न प्रणालियां, उनका विकास क्रम यहां से आता है। सबसे पहले हमारे पास नियम आधारित प्रणालियां आई, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीन अनुवाद बनाने का काम यदि आपको दिया जाए, उसका सिस्टम बनाने का, तो आप सुझाव दीजिए, तो आप क्या सुझाव देंगे और मैं क्या सुझाव दूंगा? हम यही कहेंगे कि भाई हमारी भाषा के नियमों को आप इस तरह से उनकी व्याख्या करिए, एक ऐसा ट्री बना दीजिए जो क्रियाओं को, विशेषणों को, जो क्रिया विशेषणों को, जो या हमारे संज्ञा, सर्वनाम, इन सब की को ध्यान में रखता हो, और हमारी वाक्य संरचना कैसे बनती है उसको ध्यान में रखता हो, और हमारी जो अभिव्यक्तियां अलग अलग स्थानों की, उन अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखता हो। तो ऐसा एक ट्री बना दीजिए, एक ऐसा पेड़ बना दीजिए जिसकी विभिन्न शाखाएं हो और उन शाखाओं में हमारे नियम बता दिए जाएं। और इसी तरह से दूसरी भाषा का ऐसा पेड़ बना दीजिए, और तब क्या हुआ कि एक भाषा की जो सामग्री है उसको आप उसका विश्लेषण उसी पेड़ के आधार पर कर लीजिए, उसी एक लेक्सिकल ट्री के आधार पर कर लीजिए, और जब वो शब्द हैं उनको हमारी भाषा में बदलना है तो हमारा वाला ट्री देख लीजिए और दोनों के बीच में एक मैपिंग करते हुए आप अनुवाद कर दीजिए। यानी नियम बना दीजिए, उन नियमों के आधार पर आप अनुवाद कर सकेंगे। ये बात हम में से लगभग हर व्यक्ति, हर समझदार इंसान यही कहेगा जो भाषा की पृष्ठभूमि से आता है या टेक्नोलॉजी की पृष्ठभूमि से भी आता है। लेकिन जो भाषा नियम आधारित, और स्वाभाविक है कि इसीलिए नियम आधारित प्रणालियां ही सबसे पहले बनाई भी गई, लेकिन इनका जो परिणाम था वो थोड़ा सीमित रहा। क्यों? क्योंकि इनमें संदर्भ सीमित था, इनको कॉन्टेक्स्ट की जानकारी नहीं थी। शब्दों का अनुवाद नियमों के आधार पर और शब्दों के आधार पर किया जा रहा था, तो कॉन्टेक्स्ट सीमित था। तो स्वाभाविक है कि इनमें परिणाम सीमित आए, संदर्भ नहीं प्राप्त था उनको, शब्दार्थ हो रहे थे और व्याकरण प्रमुख था। तो ये जो स्थापनाएं थी, ये भाषा की स्थापनाएं थी जिनका प्रयोग टेक्नोलॉजी कर रही थी। तो यहां पर सीमाएं आ जाती है, और वो सीमा ये है कि टेक्नोलॉजी भाषाई नियमों को संभाल नहीं सकी, क्योंकि भाषाई नियमों को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। वो अनगिनत हो सकते हैं, बिल्कुल उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत हो सकते हैं भाषाई नियम। उनको टेक्नोलॉजी द्वारा संभाल पाना कम से कम उस जमाने में मुश्किल था। और इसमें दो तरह की और प्रणालियां आई, एक थी प्रत्यक्ष नियम आधारित प्रणाली और दूसरी स्थानांतरण आधारित, ट्रांसफर बेस्ड प्रणाली। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आई सांख्यिकीय अनुवाद प्रणालियां, जिनको बोलते हैं स्टेटिस्टिकल प्रणालियां, यानी कि गणितीय अनुवाद। और उसके बाद आई तंत्रिकीय अनुवाद प्रणालियां, यानी कि न्यूरल ट्रांसलेशन।
और अंत में आजकल जो चल रहा है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और रूपांतरक यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स। ये 4 प्रमुख विकास क्रम है हमारी अनुवाद प्रणालियों के। अब आपको याद होगा कि एक जमाना वो था जब इस प्रकार के अनुवाद आते थे। जब हम हिंदी में लिखते थे राम आम खाता है, तो अंग्रेजी में अनुवाद आता था राम इज ए जनरल अकाउंट। और राउरकेला इस्पात स्टील प्लांट, उसका अनुवाद आता था राउरकेला में इस्पात के पत्ते। एक जमाना वो था। वो क्यों था? क्योंकि रूल बेस्ड ट्रांसलेशन जो था वो शब्दों के आधार पर अनुवाद करता था। तो इस प्रकार के अनुवाद हमने देखे थे, वो भी एक जमाना था। अब आज ये स्थिति नहीं रही। तो ये रूल बेस्ड ट्रांसलेशन था मित्रों। उस जमाने की जो बात थी वो मैं आपको थोड़ा सा अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या होता था कि ये ऐसा सिस्टम था जिसमें इफ एल्स मतलब ऐसे नियम बना दिए गए कि अगर आप वाक्य में चलते हैं तो उसका पहला शब्द ये है, यानी इफ द फर्स्ट वर्ड इज दिस एंड सेकंड वर्ड इज दिस एंड थर्ड वर्ड इज दिस, देन द ट्रांसलेशन विल बी दिस और दिस और दिस। ऐसे नियम बना दिए गए। इफ एल्स, इफ दिस इज दिस एल्स दिस इज दिस देन दिस, मतलब ऐसे परिणाम। अगर ऐसा है तो अनुवाद ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं है और ऐसा है तो अनुवाद ऐसा होगा, यदि ऐसा दोनों नहीं है तो फिर अनुवाद ऐसा होगा। यानी इस प्रकार के नियम जिनको इफ एल्स नियम कहते हैं गणितीय भाषा में या टेक्नोलॉजी की भाषा में, तो ऐसे नियम बना दिए गए। लेकिन ये नियम जो थे ये उतने सफल नहीं हुए जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया। हालांकि उस जमाने में भी 1976 के, जैसे मैं आपको बताऊं, 1976 में कनाडा में एक वेदर रिपोर्ट्स के लिए इनका इस्तेमाल किया गया, रूल बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम का। तो ये ठीक ठाक काम कर रहे थे, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टमों में क्या होता था मित्रों, शब्दों का अनुवाद शब्दों में होता था। जैसे राम आम खाता है का अनुवाद आपने देखा, राम ईट्स, राम आम खाता है, राम मैंगो ईट्स, ये इस तरह से अनुवाद होता था। लेकिन चूंकि वेदर रिपोर्ट्स यानी मौसम की जो हालचाल होता था उसमें बहुत सीमित शब्दावली थी, तो उसमें ये ठीक ठाक अनुवाद होने लगा। जैसे आप सोचिए कि अगर इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए हमको यदि एक टेलीफोन डायरेक्टरी का अनुवाद करने को कहा जाए तो हो जाएगा, है ना, रूल बेस्ड नियमों में। यानी शब्द का अनुवाद शब्द के रूप में यदि करना है हमें तो टेलीफोन डायरेक्टरी का अनुवाद हो जाएगा, रेलवे टिकटों का अनुवाद हो जाएगा। जैसे मेरा नाम लिखना है यदि मान लीजिए बालेंदु शर्मा दादिश, तो आप हिंदी में देखेंगे, अंग्रेजी में आप लिख देंगे बालेंदु की जगह बालेंदु अंग्रेजी में, शर्मा की जगह शर्मा अंग्रेजी में, दादिश की जगह दादिश। तो शाब्दिक अनुवाद है, शब्द के बदले शब्द अनुवाद है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में ये चलता है। जैसे कनाडा की वेदर रिपोर्ट्स में ये चलता था, लेकिन और दूसरे मामलों में ये गड़बड़ हो गया। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब इसका अनुवाद कैसे होगा? द पेन इज यानी कलम, माइटियर मजबूत है, देन द स्वॉर्ड की तुलना में तलवार। तो ये नहीं बनी ना बात। तो ये बहुत सारी परिस्थितियों में ये बात नहीं बन पाती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ वैज्ञानिकों ने एक चीज सोची, ट्रांसफर मैकेनिज्म, कि ये जो आपने जो उल्टी पुल्टी शब्दावली बनाई कि पेन जो कलम मजबूत है तुलना में तलवार, इसकी बजाय आपने इसको सही शब्दों को जोड़िए, भाषा की जो संरचना है उसको देखते हुए, इस प्रकार से कि दूसरी भाषा की क्या संरचना है उसको देखते हुए जोड़िए। तो फिर अनुवाद आने लगा कि कलम आपकी तलवार से ज्यादा मजबूत है या शक्तिशाली है, मजबूत है, ये आने लगा। लेकिन फिर भी इसकी सीमा थी, क्योंकि बात हम ये नहीं कह रहे, मजबूती की बात नहीं कह रहे, मतलब कलम से कोई व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ेगा, है ना, हम मजबूती की तलवार जैसी मजबूती की बात नहीं कह रहे। यहां पर एक व्यक्ति जो कहना चाहता है वो एक भावना क्या है उसकी, कि कलम इतनी शक्तिशाली है कि यदि कलम से आप लेख लिखते हैं या अखबार निकालते हैं या रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे सकती है। इस लिहाज से कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ये जो अनुवाद सुधार के बाद भी जो अनुवाद आ रहा था, ये क्या था, कलम तलवार से भी ज्यादा मजबूत है। तो अभी भी अनुवाद शुद्ध नहीं था, सही नहीं था। लेकिन ये एक यात्रा की तरफ हमें संकेत करता है कि इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। तो बहुत सारे विरोधाभास इस प्रक्रिया में हमारे सामने आए। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें जो मेटाफर होते थे वो गायब है, जो बिंब थे वो गायब हैं, हमारी जो सांस्कृतिक संदर्भ थे वो गायब हैं, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों के सोचने के जो ढंग थे वो गायब हैं। तो ये सब गायब है, यानी कि ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चला।
और लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल शुरुआती तौर में किया गया। अब हम आपको ये सारे जितने अनुवाद के चरण हैं इनको थोड़ा सा आंकेंगे भी, इनकी परीक्षा भी लेंगे हम लोग, और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा आपको एक एहसास देगी कि अनुवाद की जो प्रणालियां हैं या टेक्नोलॉजी है कहाँ से कहाँ पहुंची है। तो जैसे मेरे पास ये एक मशीन अनुवाद के चरणों के बारे में मैंने एक भाषा एक वाक्य तैयार किया जो मैं अलग अलग अनुवाद प्रणालियों को दूंगा। जैसे सन 1954 की प्रणाली को भी ये दूंगा मैं कि आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद करो, और ये मैं बाद की अनुवाद प्रणालियों को भी दूंगा और देखेंगे कि अनुवाद क्या आता है। तो ये मूल स्रोत अनुवाद है जो कहता है भारतीय भाषाओं के बीच, ये मैंने ही लिखा है, भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ भाषाई सौष्ठव अपितु सांस्कृतिक संदर्भों और स्थानीय संदर्भों को भी समझना आवश्यक है। तो ये एक मूल स्रोत है, और आइए इसको हम देते हैं जॉर्ज टाउन IBM प्रणाली जो 1954 में आई थी उसको देते हैं कि इसका अनुवाद करो। तो वो इसका इस प्रकार से अनुवाद करती है मित्रों, इंडियन लैंग्वेजेस between translation quality to make sure not only language beauty but also culture meanings and local meanings understand necessary is। है ना मजेदार। ये 1954 उसमें ये अनुवाद आता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 60 अंग्रेजी के शब्द वाक्य और 60 रूसी के वाक्य, इनके बीच में ये ठीक से अनुवाद कर लेता था, क्योंकि यूरोपीय भाषाओं के बीच में काफी हद तक जो स्ट्रक्चर है, जो उनका वाक्य संरचना है, वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलती है। लेकिन भारतीय भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं के बीच में जब अनुवाद होगा तो वो बिल्कुल एक दूसरे से काफी हद तक अलग है। अब यहाँ क्या था, शब्दों और फ्रेजेस का सीधे अनुवाद कर दिया गया, वाक्य संरचना अस्पष्ट थी, अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब अगले दौर में पहुंचे, जब रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन आया जो 1950 और 1990 के समय तक चलता चला आया है, इसको भी मैंने यही स्रोत दिया जब मान लीजिए। और ये मैंने कैसे दिया, मैंने मॉडल्स को ये बात दी कि उस जमाने के मॉडल का इस्तेमाल किया और उसको ये मैंने सोर्स पार्ट दिया कि इसका अनुवाद करो। अब इसने क्या अनुवाद किया, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन ने, उसने अनुवाद किया टू एंश्योर ट्रांसलेशन क्वालिटी बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस इट इज नीडेड लैंग्वेज ब्यूटी एंड ऑल्सो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल रेफरेंस। तो यहाँ पर भी सब उल्टा पुल्टा है, लेकिन काफी हद तक ये बात को हमें समझा देता है। हालांकि लैंग्वेज ब्यूटी, यानी मैंने यहाँ भाषाई सौष्ठव लिखा तो उसका अनुवाद हुआ लैंग्वेज ब्यूटी, और मैंने लिखा स्थानीय संदर्भों तो इसने लिख दिया लोकल रेफरेंस। हालांकि ये नहीं है वास्तविक अर्थ, क्योंकि जो सौष्ठव है उसका मतलब होना चाहिए था एलिगेंस, मतलब ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज ब्यूटी हो गया। बल्कि एलिगेंस भी नहीं, और भी बेहतर इसके शब्द इसके लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। तो शैली भी एकेडमिक नहीं है जैसी कि मेरी भाषा है, यहाँ टुकड़ों में जोड़ जोड़ के नियम बनाए गए हैं और ये प्रस्तुत कर दिया गया। अब यही वजह थी कि इस प्रकार के अनुवाद हमको कई जगह देखने को मिलते थे, जैसा आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रूल आधारित जो अनुवाद थे उनका कमाल है। लेकिन अब आगे चलते हैं मित्रों, आगे हम लोग पहुंचे स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टमों में, जो कि गणित के आधार पर अनुवाद करते थे। ख्याल ये आया वैज्ञानिकों के मन में कि हम इन नियमों की बात छोड़िए, इनको साइड में रख दीजिए, इसको काम करने दीजिए, रूल बेस्ड ट्रांसलेशन को चलने दीजिए, क्या गणित के आधार पर अनुवाद हो सकता है? क्योंकि हम अपने जीवन के बहुत सारे हिस्सों में गणित का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुलना करने में हम गणित का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम अन्य विषयों में तो करते ही हैं। तो क्या गणित का प्रयोग किसी तरह से हो सकता है? क्योंकि गणित, तुलना करने में गणित का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है सूचना प्रौद्योगिकी के लिहाज से। तो उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 सेंटेंस हैं, 5 वाक्य हैं अंग्रेजी के, उनको मैंने अनुवाद करके दे दिया हिंदी में, तो इन दोनों के बीच में तुलना करते हुए क्या आपस में ऐसा कुछ हो सकता है कि हम ऐसे मॉडल बना लें एआई के कि वो तुलना करते हुए हमें परिणाम दे दें? जैसे ये देखिए आप, इसको कहा गया सांख्यिकीय ट्रांसलेशन या स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ पर चीनी भाषा में जो वाक्य दिए गए हैं अलग अलग भाषा में, इनका अनुवाद भी कर दिया गया, और उन अनुवादों को आपस में मैप करते हुए, यानी इस फ्रेज का इस्तेमाल, इस फ्रेज का अनुवाद इस प्रकार से किया गया, इस फ्रेज का अनुवाद फला वाक्य में इस प्रकार से किया गया, फला में इस प्रकार किया गया, और इन सबको आपस में मैप करते हुए परिणाम देने की कोशिश की गई, यानी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर परिणाम देने की कोशिश की गई, और वो काफी अच्छे अनुवाद हमारे सामने आए। जैसे आप सोचिए कि लाखों करोड़ों
वाक्य जो हैं अंग्रेजी भाषा के हिंदी में अनुवाद किए जाएं और उनको एक डेटा सेट में डाल दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके बीच में तुलना करे कि फला वाक्य का पहले अनुवाद इस प्रकार से किया गया था, फला वाक्य का इस प्रकार से किया गया था, और उनके बीच बीच से या भीतर से वो पैटर्न निकाले, उन पैटर्नों के आधार पर वो परिणाम दे, तो ये स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी कि गणितीय या सांख्यिकीय अनुवाद। इसको हिंदी में इस प्रकार से समझेंगे, जैसे मान लीजिए एक स्रोत वाक्य है कि तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, और उसका आदर्श अनुवाद होगा फास्ट ड्राइविंग कैन बी डेंजरस। लेकिन ये इस प्रकार से बने, जैसे एक वाक्य जो है हिंदी का वो ये था, वाहन चलाना कोई आसान काम नहीं, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया ड्राइविंग ए व्हीकल इज नॉट एन इजी जॉब। एक अन्य वाक्य है जिसका जो था, चीता बड़ी तेज गति से दौड़ रहा था, द चीता वॉज रनिंग फास्ट। अब वाहन चलाना कोई आसान काम नहीं से सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया गया, ड्राइविंग ए व्हीकल, क्योंकि वाक्य के भीतर से एक पैटर्न देखा गया कि जब भी वाहन चलाना आएगा तो उसका अनुवाद होगा ड्राइविंग ए व्हीकल। तो ये पार्ट, ये हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहां से उठा लिया। चीता बड़ी तेज गति से दौड़ रहा था, तो यहां पर तेज गति से को जो जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसने ढूंढे, बहुत सारे लाखों वाक्य ढूंढे, और उनमें देखा है कि सब में जहां भी तेज गति से आता है वहां इसका अनुवाद होता है फास्ट। क्या चीज कॉमन है, तो ये शब्द वहां से उठाया। फिर मेहनत से सब कुछ हो सकता है, ये जैसे एक वाक्य है, इसका अनुवाद किया गया एनीथिंग कैन बी डन बाय वर्किंग हार्ड। हो सकता है कि अनुवाद भाई लाखों जगह पर कैन बी के रूप में किया गया है। गणित देख रही है ये बात, गणितीय गणनाएं की जा रही है, कितने वाक्यों में कहां पर इसका अनुवाद कैसे हुआ है इस फ्रेज का। और चौथा, तमाम खतरनाक लोग जेल में बंद पड़े हैं, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद किया गया था, ऑल द डेंजरस फॉक्स हैव बीन जेल्ड। तो इन चारों को यदि जोड़ दिया जाए, यानी अलग अलग स्थानों से हमने जो चीजें इकट्ठी की, अलग अलग स्थानों से जो हमने निष्कर्ष इकट्ठे किए गए, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जैसा कि आपने यहाँ पर इस उदाहरण में देखा, इनको जोड़ दिया जाए, यहाँ पर आ रहा है द रेस्क्यू वर्कर्स सर्च फॉर सर्वाइवर्स इन कोलैप्स्ड हाउसेस। इसी प्रकार से जब हिंदी में जोड़ दिया जाए तो ये अनुवाद आ जाएगा फास्ट ड्राइविंग कैन बी डेंजरस, तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, या वाहन चलाना ड्राइविंग ए व्हीकल फास्ट कैन बी डेंजरस। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने ट्रांसफर का जिक्र किया कि सही शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, ताकि वो टारगेट लैंग्वेज की भाषिक संरचना के साथ में मेल खा सकें, तो अंत में इसका परिणाम यही आ जाएगा कि ड्राइविंग ए व्हीकल फास्ट कैन बी डेंजरस। हाँ बिल्कुल वही अनुवाद इसका आ जाएगा। तो ये हुआ स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, जो गणित के जरिए होता है। अब इसकी भी अपनी सीमाएं थी, और इसकी सीमाएं जो थी वो क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर तो ये सफल हुआ, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर ये सफल नहीं हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि कई जगह पर आप देखिए कि जैसे मानव शायद फिर भी इससे बेहतर चीज इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इसमें एक लिंग्विस्टिक ज्ञान मौजूद तो है, लेकिन फिर भी इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। इसमें तुलना जरूर कर रहा है, लेकिन समझ नहीं है, उसको पता नहीं है, खाली यहां से उठाकर वहां रख दिया। तो कई स्थानों पर क्या होगा, जैसे बैंक जो है, रिवर वाला, नदी का किनारा जो है जिसको बैंक कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे तो कई बार बैंक, जो हमारा बैंक होता है फाइनेंस वाला, उसमें भी वो नदी का किनारा डाल सकता है अनुवाद में, जैसे कि नदी के किनारे से पैसे निकाल लो, है ना, ऐसे अनुवाद कर सकता है। हालांकि ये मशीन ट्रांसलेशन है, स्टैटिस्टिकल है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसको संदर्भ नहीं है, इसको लिंग्विस्टिक ज्ञान मौजूद नहीं है, इसको सांस्कृतिक उसका कॉन्टेक्स्ट इसको समझ में नहीं आता, इसके पास रिप्रेजेंटेशन की समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो वो सब नहीं है। तो ये भी बहुत पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन फिर भी ये भी उतना शानदार नहीं था जैसा हमें चाहिए। तो हम आगे बढ़े और स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन से आगे बढ़ करके हमने और दूसरी चीजें देखी। लेकिन स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन को जब मैंने वही सोर्स दिया जो मैंने आपसे जिसका जिक्र किया कि भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये वाला वाक्य अनुदित करो, तो उसने इस प्रकार का अनुवाद किया। तो इंश्योर ट्रांसलेशन क्वालिटी अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी बट ऑल्सो कल्चरल एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो एक ये बेसिक किस्म की अंग्रेजी में तो चल सकता है, लेकिन नॉट ओनली का यहाँ पर प्रयोग होना ठीक नहीं है। लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी सही नहीं है, लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी की बात नहीं है, यहाँ भाषाई सौष्ठव की बात हो रही है। हम बड़ी एक समझिए भाषा की ये एक्यूरेसी नहीं, मतलब क्या कहेंगे, सत्यता या एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, हम सौष्ठव की बात कर रहे हैं। तो ये अनुवाद नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं है।
तो स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन हालांकि बहुत बेहतर है, लेकिन चूंकि इसके पास में वो पैरेलल कॉर्पस की सीमाएं हैं। पैरेलल कॉर्पस क्या है, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि करोड़ों वाक्यों का, एक भाषा के करोड़ों वाक्यों को दूसरी भाषा के करोड़ों वाक्यों में अनुवाद करके जब एक जगह रख दिया जाए और एआई उनसे सीखने लगे, तो ये दोनों ये पैरेलल कॉर्पस कहलाता है। यानी एक भाषा का कॉर्पस और दूसरी भाषा का कॉर्पस पैरेलल है। तो पैरेलल कॉर्पस में क्या था कि लिंग्विस्टिक सॉस्टव शब्द नहीं था उसके पास, तो उसने लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी का प्रयोग कर लिया, क्योंकि उसके पास यही था, यही मैपिंग उसको मिली। वाक्य अधिक सुगम थे लेकिन मशीनी वाक्य हैं, शब्द चयन ठीक ठाक है लेकिन शैली जो है वो सपाट है, यानी बड़ी सामान्य सी, जो सामान्य व्यक्ति लिखेगा, एक एकेडमिक व्यक्ति इस तरह का अनुवाद नहीं करेगा। अब हम आते हैं न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की ओर। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन वो है जब मानव के मस्तिष्क की जो संरचना है उसके आधार पर हमने अनुवाद करना शुरू कर दिया। लेकिन मानव का मस्तिष्क में क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत महीन कण, जो अरबों महीन कण हमारे मस्तिष्क में होते हैं। कण कहना उचित नहीं है, न्यूरॉन्स उनको कहा जाएगा, जो संकेत ग्रहण करते हैं और परिणाम को, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद परिणाम देते हैं, इनपुट, उसके बाद उसको समझना, ये कॉन्टेक्स्ट जैसे वेक्टर थॉट बनाया उन्होंने, और आउटपुट देते हैं। मतलब सीधे से शब्दों में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस तरह से आप समझिए हमारे मस्तिष्क में ये प्रक्रिया चलती है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए न्यूरल ट्रांसलेशन सिस्टम्स बनाए गए जो मानव के तरीके से ही काम करते थे। ये लोग क्या करते थे कि एक वाक्य का अनुवाद करते समय बहुत सारी संभावनाओं को पहले खुद जांचते थे कि इसका अगर मैं ये अनुवाद करूं तो ये ठीक होगा क्या, या फिर ये कर दूं तो ठीक होगा क्या, या तीसरा कर दूं तो ठीक होगा क्या, इन सब में कौन सा सबसे बेहतर होगा। जैसे इंसान सोचता है वैसे ये सोचते हुए मानवीय मस्तिष्कीय संरचना के आधार पर ये परिणाम देते थे। तो ये काफी हद तक बेहतर हो गए और इनमें 85 से 95% तक शुद्धता आ गई, एक्यूरेसी आ गई। और अगर आपको ध्यान हो, आप गूगल ट्रांसलेट का और माइक्रोसॉफ्ट के ट्रांसलेशन का अगर इस्तेमाल करते हो, सन 2006-07 से ये प्रयोग करना शुरू हो गया था गूगल ट्रांसलेट का। अगर आपने देखा होगा कि 2016-17 में या 18 में अचानक गूगल का ट्रांसलेशन बहुत बेहतर हो गया, अचानक। तो ये वही समय था जब गूगल के ट्रांसलेशन में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम को शामिल किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और माइक्रोसॉफ्ट में भी इम्प्लीमेंट किया गया और दूसरे स्थानों पर भी उसकी सफलता को देखते हुए इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें 85 से 95% तक शुद्धता आ गई, 200 भाषाओं तक को इसमें कवर कर लिया गया, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें, विशेषताएं आ गई, क्योंकि मानवीय मस्तिष्कीय क्षमता को इसमें ले आया गया था। लेकिन फिर भी इसमें कल्चरल नुआंसेस मिस होते थे, यानी इसके पास ये डेटा का इस्तेमाल करता था लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं जैसे स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशंस के पास में डेटा पर एक निर्भरता थी, वो यहाँ नहीं थी। ये सोचने और एनालिसिस पर ज्यादा जोर देने वाली प्रणाली थी। तो इसको यदि मैंने वही वाक्य दिया होता तो ये कैसे अनुवाद होता, तब ये अनुवाद इस प्रकार से किया जाता कि ensuring high quality translation between Indian languages requires understanding not just linguistic structure but also cultural and local context। अभी भी देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन not just जो है वो उचित नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये बड़ा अजीब सा प्रयोग है। और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, पुनः मैं यहाँ पर भाषाई सौष्ठव की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर प्रवाह अच्छा है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की बजाय इसने कर दिया, जो प्रयोग किया वो सामान्य सा प्रयोग है, यानी कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि ऐसा अनुवाद हो सकता है, इसका संदेश ठीक से पहुंचता है व्यक्ति के पास। लेकिन सौष्ठव का जो पोएटिक फील है, जो काव्यात्मक भाषा मैंने इस्तेमाल की, वो ये नहीं जानता। जैसे आगे हम करेंगे, अभी मैं आपका थोड़ा सा समय और लूंगा, 10 मिनट। तो इसके पास अभी भी वो बात नहीं पहुंची ना, लेकिन कितनी बड़ी प्रगति हुई है 1954 से लेकर यहाँ तक, ये आप महसूस कर रहे होंगे। नॉट जस्ट की जगह आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली कर देते तो शायद ये बेटर होता। ensuring high quality translation between Indian languages requires understanding not only, या कॉमा भी लगता, not only of linguistic structure but also cultural and local context। ये करते, यहाँ पर not only of लगाते तो शायद ये बेहतर होता और ज्यादा सटीक पर होता। हालांकि फिर भी वो सौष्ठव इसमें मिसिंग है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो आइए चलते हैं कि हमें वो सौष्ठव कहाँ मिलेगा।
अब हम आते हैं एकदम आधुनिक समय में, जब हम पहुंच गए हैं ट्रांसफॉर्मर या एलएलएम बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन की और ट्रांसफॉर्मर आधारित यानी एलएलएम आधारित लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित, इसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। यहाँ क्या है, दुनिया की सारी भाषाओं का ज्ञान इकट्ठा कर लिया गया है, तो वो ज्ञान एआई के पास मौजूद है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि ये संदर्भ को समझता है। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ये जो जीपीटी सिस्टम्स है, ये संदर्भ को भी समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी इनकी खास बात है। और तीसरी नेचुरल लैंग्वेज को समझते हैं। तो तीन बहुत बड़ी विशेषताएं इनकी है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन अनुवाद की। तो अब ये कहाँ पहुंच गया है कि अब ये बहुत अच्छी तरह से अनुवाद करने लगा। जैसे आप लोग अब मान लीजिए गूगल ट्रांसलेट पर जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन चैट जीपीटी पर गए तो वहाँ शायद बहुत अच्छा अनुवाद आपको अपेक्षाकृत रूप से मिल जाए। यदि आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो मैं कहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है वो बड़ा अच्छा अनुवाद करता है। वो उसका जो जीपीटी यानी उसका जो ट्रांसफॉर्मर जो है वो काफी हद तक बहुत अच्छा है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट का जरूर प्रयोग करें। अब यहां पर क्या है कि जो अब क्या संभव हो गया कि वो जो 200-250 भाषाएं थी उनके बीच में इसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और ये कॉन्टेक्स्ट को समझने लगा। इसको सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, क्योंकि इसके पास इंटरनेट से जुटाया हुआ पूरी दुनिया का ज्ञान मौजूद है। तो काफी हद तक इसके पास अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कल्चरल ट्रांसलेशन भी ये कुछ हद तक करने लग जाता है, आदि आदि। तो ये काफी बेहतर हो गया पहले की तुलना में। अगर मान लीजिए इसको मैं वही चुनौती देता तो ये इस प्रकार से अनुवाद करता है। देखिए इसने अनुवाद किया उसी वाक्य का, टू अचीव एक्यूरेट ट्रांसलेशन बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस systems must understand linguistic nuances alongside cultural and region specific context। कितना सुंदर अनुवाद है। मेरे ख्याल से आप मानेंगे कि इसमें इसने अपनी एक कवि जैसी परिकल्पना को भी इस्तेमाल कर लिया है। ये आज के जमाने का ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन है जो सन 2018 से आज तक चल रहा है और शायद अभी कुछ वर्षों तक चलता रहेगा। हालांकि बदलाव जीवन का एक नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप सोचिए कि इसने लिंग्विस्टिक न्यूआंसेस का प्रयोग किया। हालांकि ये चाहता तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक फिनेस का भी प्रयोग कर सकता था, वो भी एक बहुत सुंदर अनुवाद होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिंग्विस्टिक न्यूआंसेस भी बहुत अच्छा अनुवाद है। और इसने कल्चरल प्रैग्मेटिक्स को पकड़ने का प्रयास किया है। ये काफी हद तक नेचुरल है और ये लेक्चर फ्रेंडली भी है। ये जो है शैक्षिक भी है, एकेडमिक भाषा भी है। यानी ये हर तरह से जैसा सोर्स था लगभग वैसा ही परिणाम आया है। तो वहां से हम यहाँ पहुंचे हैं मशीन अनुवाद में। अब एक उदाहरण जैसे मैं आपको देता हूँ कि एक हिंदी से अंग्रेजी का एक पारंपरिक अनुवाद करके अगर हम देखें इसी प्रकार के जो जीपीटी आधारित जो अनुवाद हैं उनमें, तो क्या होता है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट को ये अनुवाद के लिए दिया जो हमारी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, उसका पहला वाक्य या अनुच्छेद, वाक्य नहीं अनुच्छेद दिया मैंने इसको, जो इस प्रकार से था, रमजान का पाक माह खत्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, खेतों में अलग ही रौनक नजर आ रही है। तो हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियां समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। ये मैंने इसको चुनौती के तौर पर दिया। तो मुझे अनुवाद क्या मिला। अब इस अनुवाद में आप देखेंगे कि अनुसृजन भी है, ये मात्र अनुवाद नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट को, कल्चरल नुआंसेस को समझते हुए टेक्नोलॉजी ने ऐसा अनुवाद करने की कोशिश की है जो कोई प्रवीण अनुवादक करेगा। और वो अनुवाद क्या करती है। After the holy month of Ramadan came to an end, the day everyone had been eagerly anticipating had finally arrived. Today is Eid. The celebratory and enchanting day resounds through the entire village like a melodious symphony. Everywhere, lush greenery abounds. Fields are adorned with unique radiance. It feels as if the whole world, from the sun to the rivers, is extending its greetings for Eid. कितना खूबसूरत अनुवाद है, आप मानेंगे।
तो अब ये बात हुई समाप्त, लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं दो और उदाहरणों की ओर। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने ये दिखाने के लिए कि कहां तक मशीन अनुवाद इस यात्रा में आ चुका है, दो चीजें हम करेंगे प्रैक्टिकली, अभी करके देखेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको ले चलूं इसमें पावर पॉइंट में, और यहाँ पावर पॉइंट में ही अंतिम जो हमारी ये स्लाइड है, यहाँ हम पहुंचते हैं। और इस स्लाइड में जाने के बाद हम इसको अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। कितना मुश्किल है ये, बिहारी की जो दोहा है, मेरे ख्याल से सामान्य लोगों के लिए भी इसका अनुवाद करना मुश्किल है। क्या टेक्नोलॉजी इसका अनुवाद कर सकती है? यदि कर सकती है तो ये यात्रा जो यहाँ तक पहुंची है मशीन अनुवाद की, उसकी इस कहानी की एक बहुत अच्छी, एक मैं कहूँगा कि इसका समापन होगा, या इसकी संपूर्णता में इसको संपन्न करना होगा। आइए देखते हैं। तो आजकल आप जानते हैं कि पावर पॉइंट में भी अनुवाद आ गया है, मैं उसी का प्रयोग कर लेता हूं। मैं आपको यहां ले चलता हूं पावर पॉइंट में रिव्यू में, और यहां ट्रांसलेट बटन पर मैं क्लिक करता हूं। ट्रांसलेट बटन पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आ रहा है कि आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक अन्य तरीका भी है पावर पॉइंट में। यदि आप होम में चलते हैं तो वहां पर को पायलट नाम का एक टूल आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो भी अनुवाद करता है। तो मैं को पायलट पर क्लिक करता हूं और इसको ये कहता हूं कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य को तुम हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो मैंने इसको कहा कि अंग्रेजी में इसको निर्देश देना होगा मुझे। ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। आइए देखते हैं कि ये क्या अनुवाद करता है, जो हम रियल टाइम में यानी इसी समय से अनुवाद करा रहे हैं। अनुवाद हो रहा है और ये अनुवाद आपके सामने आ गया। तो यहां पर देखिए इसने अनुवाद कर दिया है। ये क्या कह रहा है कि यहां पर गोल्ड एंड द हर्ब कनक विच इज इंटॉक्सिकेंट, है ना, कनक यानी धतूरा जो है, बोथ आर 100 times मोर इंटॉक्सिकेटिंग, whoever eats the herb goes mad, but whoever possesses gold goes mad as well। मतलब जो धतूरा खाता है वो तो बोरा ही जाता है, लेकिन जो सोना जिसके पास है वो भी बोरा जाता है। यानी कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। बिल्कुल सटीक अनुवाद इसने इसका किया। अब आइए एक उल्टा करके देखते हैं। अंग्रेजी से एक बहुत कठिन अंग्रेजी के एक वाक्यांश का, एक कविता मान लीजिए, या इसको टंग ट्विस्टर बोलते हैं, इसका अनुवाद हिंदी में करके देखते हैं। तो पुनः हम जाते हैं यहाँ पर को पायलट पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, और हम इस बार कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी का जो वाक्य है इसको अनुवाद करो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां इसको बोलता हूं ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वही जीपीटी, वही जो मॉडल हैं आजकल के, वो इसका अनुवाद करता है। वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है, जो सीपियां वह बेचती है वे निश्चित रूप से समुद्री सीपियां हैं। वाक्य क्या है, क्या आप इसका अनुवाद कर पाएंगे? इसको बोलना भी मुश्किल है। शी सेल्स ऑन द शी शोर, द शेल्स शी सेल्स आर श्योरली सी शेल्स। वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है, जो सीपियां वह बेचती है वे निश्चित रूप से समुद्री सीपियां हैं। तो मित्रों, वहां से हम यहां आ चुके हैं। अंत में सवाल ये पैदा होता है कि वो जो भविष्यवाणी थी वो तो गलत थी कि 3 साल के भीतर अनुवाद का मसला हल हो जाएगा, लेकिन हर युग ने हमें कुछ सिखाया है। नियम आधारित अनुवाद प्रणालियों से हमने स्ट्रक्चर की महत्ता समझी है, प्रारूप की महत्ता, भाषाओं में कैसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है उसको हमने समझा, किस भाषा में क्या स्ट्रक्चर चलता है। सांख्यिकीय अनुवाद ने हमें डेटा की अहमियत सिखाई कि बहुत बड़ी मात्रा में जब आप डेटा का प्रयोग करते हैं तो एआई युग में आप बहुत आश्चर्यजनक या आपको विस्मित करने वाले परिणाम दे सकते हैं। न्यूरल अनुवाद ने हमें बेहतर समझ और प्रस्तुति के तरीके सिखाए कि इंसान की तरह कैसे समझा जा सकता है और कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर ने हमें संदर्भ और वास्तु यानी आर्किटेक्चर समझाया भाषाओं का। और सवाल ये पैदा है कि आगे क्या होगा। तो बदलाव और प्रगति संभावी है, न जाने आगे कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन ये तय है कि मशीन अनुवाद की जो
अनुवाद प्रणालियाँ हैं, वो एक और बड़ा कदम आने वाले समय में बढ़ जाएँगी और आगे बढ़ जाएँगी और हमारे लिए, मनुष्यता के लिए बहुत अच्छे परिणाम और भी अच्छे परिणाम देने लगेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अंत में मैं ये कहूँगा, एक वाक्य में यदि मुझे अपनी बात को समेटना पड़े तो मशीन अनुवाद आज भी अपूर्ण है, इंसान की तुलना में। मशीन अनुवाद आज भी अपूर्ण है, किंतु वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर दस्तक दे चुका है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।